इसमें कुछ नई बात करेंगे। नई बात इसलिए है, हालांकि जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 7 टेक्निक की मैंने कुछ सीरीज बनाना चाह रहा हूँ। आज हम पहली टेक्निक पर बात करेंगे। ये टेक्निक्स बहुत पुरानी है, ये पौराणिक है, लेकिन हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं। हमारी जो जोशियों की कम्युनिटी है, वह कम्युनिटी विंशोत्तरी महादशा पर बहुत काम करती है। और एक ये भी होता है हमारे साथ कि हम, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और उसका कोई सवाल होता है, तो उसका एक पिन पॉइंट सवाल है, लेकिन उस पिन पॉइंट सवाल के लिए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वो हाउसेज देखेंगे, प्लैनेट देखेंगे, साइन देखेंगे, उनके आपस में संबंध देखेंगे, फिर दशा अंतरदशा देखेंगे, और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पिन पॉइंट डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यही है कि हमको एक तो सूत्र एकदम रटे हुए नहीं होते, एकदम याद नहीं होते। हमारी समझ जिस तरह से बनाई गई है, हम उसी के हिसाब से एक लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि विंशोत्तरी दशा में बहुत सारी चीज़ें हम मिस करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो विंशोत्तरी दशा से अलग है, जो बहुत कुछ कहता है। मैं उसी टेक्निक पर काम कर रहा हूँ। आज ये पहली टेक्निक है, और इस टेक्निक के ज़रिए आप पिन पॉइंट इवेंट्स के बारे में किसी को भी बता सकते हैं। आप नए जोशी हैं या आप अपनी कुंडली भी देख रहे हैं, तो अपनी कुंडली आप आसानी से देख सकते हैं। आप नए हैं तो आपके लिए बड़ी आसान बात है, क्योंकि नए हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेकार की हैं, वो आपके दिमाग में भरी हुई नहीं है। और आपको 2-4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप काम कर रहे हैं, तो आपने ज़रूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। एक गलती हम अपने लेवल पे अक्सर करते हैं। गलती के हमारे अंदर एक कमी रहती है, और वो कमी ये है कि हम कभी भी अपने क्लाइंट से फीडबैक नहीं लेते। जैसे हम किसी को कोई रेमेडी बताते हैं, तो उस रेमेडी का क्या असर हुआ हम नहीं पूछते उससे। जिस तरह से हमने क्लाइंट को ये बताया कि आपका इस समय ये होगा, या इतने समय के बीच आपके साथ ये इवेंट होगा, वो इवेंट हो या ना हो हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्लाइंट्स तो अपने बारे में बाद में बताएंगे नहीं। यदि काम नहीं होता है तो लोग फ़ोन करके कई बार कह देते हैं कि साहब पंडित जी आपने बताया था लेकिन वो काम नहीं हुआ। लेकिन काम हो जाता है तो कोई थैंक्स करने के लिए आपको कॉल नहीं करता। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमारी अपने आप के लिए है। क्योंकि यदि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास में एक डाटा होगा, हम ज़्यादा प्रिसाइज बता सकेंगे लोगों को, ज़्यादा हम अपने आप पर रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, यदि कोई घटना हुई तो क्यों हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस बारे में हमको ज़्यादा जानकारी खुद को देनी चाहिए, खुद को हमारे पास होनी चाहिए। हमारा जो नॉलेज है, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक इन्फॉर्मेशन है और एक नॉलेज है। अभी क्या हो रहा है कि जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने पढ़ा है, मान लीजिए हमने बीपीएचएस पढ़ा है, लघु पाराशरी पढ़ी है, या भृगु पढ़ा है, या कुछ भी पढ़ा है, कोई जातक पारिजात पढ़ लिया है, या कुछ और पढ़ लिया, कोई किताब पढ़ ली, तो हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। और अक्सर हम वही अप्लाई करते हैं जो हमें याद रह जाता है। हम यह नहीं देखते कि जो क्लाइंट का जो नेटिव की जो कुंडली है, उसमें और कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे थे, या कुछ ऐसा था जो हमने बताया वो नहीं हुआ, या जो हमने बताया वो हो गया। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने ऐसा काम किया, कौन सा ऐसे कारक थे, कौन से ऐसे ग्रह थे, और क्या ऐसी चीज़ थी जो हमने कही और हो गई। ऐसा नहीं है कि हमने कहा और हो गया, हमारे कहने से थोड़ी हो गया। वो तो जो जातक की कुंडली जो कह रही है, वो जो घटना करा रही है, हमें उस घटना को डायग्नोस करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम पिन पॉइंट डायग्नोस किस तरह से करें, और नेटिव को जो उसका सवाल है उसके बारे में हम कैसे बताएं। तो हमें उसका पास्ट में क्या होगा, उस क्या रहा होगा, उसके आगे क्या रहा होगा, वो एक अलग चीज़ें हैं। वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जो हम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम। लेकिन किसी का करंट टाइम क्या चल रहा है, कोई जो सवाल लेके आया है उस बारे में उसे क्या बताया जाना चाहिए, यह टेक्निक उस पर काम करती है। तो आज मैं जो एक चीज़ और आपको और बताना चाहता हूँ ये शुरू करने से पहले, कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो विंशोत्तरी महादशा है, या जिस टेक्निक को हम जानते हैं, हमने बीपीएचएस भी नहीं पढ़ी है और हमने कुछ सूत्र कहीं से ले लिए तो सारा संसार इन्हीं सूत्रों के हिसाब से हम उसके बारे में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हज़ारों टेक्निक्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो डिकोड की गई हैं हमारे ऋषियों ने, हमारे क्लासिक्स में बहुत चीज़ें हैं। और क्लासिक्स के बाद में भी जो लोग हैं, आज भी लोग बहुत सारी स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी डिकोडिंग कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा है, और वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि और क्या चीज़ ऐसी है जो मतलब हम मिस कर रहे थे। ये जो टेक्निक है,
ये कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके थोड़े फंडामेंटल बता दूं। जिस तरह से नेचुरल कुंडली होती है, जो कालपुरुष की कुंडली है, जो 1 नंबर से शुरू होती है और 12 नंबर पर पूरी हो जाती है, उसी तरह से कुछ नेचुरल महादशा है जिसका एक 35 साल का चक्र है। कुछ क्लासिक्स में इसके बारे में अलग अलग तरह से दिया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और ये अभी मैं एक स्लाइड, आप देखिए, ये स्लाइड आ रही है आपके सामने, ये देखिए, इसमें महादशाएं अलग तरह से शुरू होती हैं। अब आप ये मत देखिए कि कोई जातक जब उसका जन्म हुआ है तो उस समय हो सकता है उसकी जब जन्म के समय उसकी शुक्र की महादशा हो या सूर्य की महादशा हो या मंगल की महादशा हो, आप उसे साइड में रख दीजिए। आप ये देखिए, कोई व्यक्ति जब पैदा होगा तो उसकी शनि की महादशा होगी। ये मैंने पूरा इसमें एक ग्राफ दिया है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें शनि की महादशा 6 साल की है, राहु की महादशा 6 साल की है, उसके बाद केतु की महादशा आएगी जो 3 साल की रहेगी, उसके बाद जुपिटर की महादशा आएगी, ये 6 साल की रहेगी, इसके बाद सूर्य की महादशा आएगी, 2 साल की है, उसके बाद चंद्र की महादशा 1 साल की है, फिर इसके बाद शुक्र की महादशा है 3 साल की, मंगल की 6 साल की और बुध की 2 साल की। अब आपको ये चार्ट याद रखना है, आप इसे मेंटली कैलकुलेट करिए, मेंटली ये आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1990 में पैदा हुआ है ना, या कोई व्यक्ति सन 2000 में पैदा हुआ, तो इस समय उसकी कौन सी महादशा चल रही होगी? तो उसे 22 साल हो गए, तो 22 साल में कौन सी महादशा चल रही होगी? आप देख लीजिए, शनि के 6 साल, फिर राहु के 6 साल जोड़िए, 12 साल हो गए, फिर केतु के 3 साल जोड़िए, 15 साल हो गए, फिर गुरु के 6 साल जोड़िए, 21 साल हो गए। इस समय उसकी सूर्य की महादशा चल रही होगी। एक सीधा सा आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जब सभी की एक जैसी महादशाएं चलती हैं तो घटनाएं अलग अलग क्यों होंगी? आपका सवाल वाजिब है। घटनाएं इसलिए सबके लिए अलग अलग होंगी क्योंकि जो प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, वो तो सबकी एक जैसी नहीं है। आपके प्लैनेट जो आपका जो महादशा का ग्रह है, उसका वो प्लेसमेंट किस हाउस में है और किस साइन में है, वो किसके साथ कंजॉइंट हो रहा है, किसके साथ युति बना रहा है, किसके ट्रायंगल में है, किसकी दृष्टि में है, वह जो है एफ्लिक्टेड है, डेबिलेटेड है, या और कोई उसमें प्रॉब्लम है, या वो अच्छा है या ख़राब है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें जो है देखनी पड़ती हैं। लेकिन इस टेक्निक में आपको क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। किसी ने जो सवाल किया है, जो उसका प्रश्न है जातक का, उसके प्रश्न के हिसाब से आप उस प्रश्न का से रिलेटेड उस हाउस को देखिए या उस प्लैनेट को देखिए और प्रेडिक्ट कर दीजिए। सिर्फ इतना सा आपको काम करना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो याद रखने की है, वो 3 चीज़ें हैं। ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ प्लैनेट्स के हर ग्रह के कारक क्या हैं, बेसिक्स ऑफ साइंस और बेसिक्स ऑफ हाउसेज। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये जो है समझने की चीज़ें हैं, ये याद करने की चीज़ें नहीं हैं। जितना आप कुंडली पे काम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, अलग अलग चार्ट आप देख रहे हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये किस तरह से। अब जैसे हम बेसिक्स ऑफ प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मार्स है, और मार्स किन चीज़ों का कारक है? तो मार्स एनर्जी का कारक है, मार्स कमांडर इन चीफ है, मार्स डिफेंस है, मार्स डॉक्टर है, मार्स मेडिकल साइंस है ना, मार्स जो है प्रॉपर्टी है, मार्स हीमोग्लोबिन है, मार्स हमारी एनर्जी है, बॉडी है, मार्स गुस्सा है। अब हम भाव की बात करें कि हमें भाव के कारक आने चाहिए। मान लीजिए हम 4th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 4th हाउस किसका है? 4th हाउस भी प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस भवन का है, वाहन का है, माँ का है। अब मान लीजिए किसी का 4थे भाव में मंगल बैठा है, तो हम किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है। जब आपको ये तीनों के बेसिक्स आपको याद है, आपको प्लैनेट्स के बेसिक्स याद है, आपको ये पता है कि साइंस जो है उनके बेसिक्स क्या हैं, हाउसेज के बेसिक्स क्या हैं, तो कुछ नहीं करना है। आपको इनके बेसिक्स को पकड़िए, उनके कारकों को पकड़िए, उनके सिग्निफिकेटर को पकड़िए और उसे कॉकटेल कर दीजिए। मान लीजिए 4थे भाव में मंगल है, तो कैसे इनका कॉकटेल बनेगा? मार्स गुस्सा है, 4था भाव माँ का है, तो माँ गुस्से वाली होगी। मंगल एनर्जेटिक है, एनर्जी का है, 4था भाव माँ का है, तो माँ एनर्जेटिक होगी। मंगल क्या है? युवा है, प्रिंस है, तो आप कह सकते हैं कि माँ हमेशा अपनी उम्र से कम दिखाई देगी। इस तरह से
आप कॉकटेल करके इन बेसिक्स को आपको मिलाना है और आपको प्रेडिक्शन करना है। ये चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं और इस तरह से आप उसके साइंस भी ले लीजिए। अब मान लीजिए कि कर्क राशि का मंगल है, तो कर्क भी माँ का कारक है, तो कर्क राशि के क्या क्या कारक है? तो कर्क जो राशि है वो इमोशनल है। कर्क जो है वो चैन से नहीं बैठता है, उसे मूविंग राशि है वो। तो आप कह सकते हैं कि माँ जो है यदि घर के अंदर भी रहती है तो भी क्या है, बैठती कम है, काम ज़्यादा करती रहती है, घूमती रहती है। घर में भी वो जो है कोई ना कुछ करती रहती है। 4 नंबर क्या है, कर्क जो कैंसर है वो मूडी है, तो आप कह सकते हैं माँ मूडी है। उसमें मंगल के कारक और मिला लीजिए और अच्छा प्रोडिक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप जो 1 to 12 जो एसेंडेंट से लेके और 12वें भाव तक के जो कारक हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। प्लैनेट्स के कारक आपको पता होने चाहिए। फिर चाहे कोई भी प्लैनेट हो, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका प्रोडिक्शन एकदम से बहुत अच्छा बनेगा और एकदम से आपका प्रिसाइज है जो है वो। अब आपको इस मामले में करना ही है, जब आप इस थ्योरी पे काम करेंगे, आप जब इस टेक्निक पे काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो महादशा चल रही है वो वाली महादशा नहीं जो कुंडली में उसके चल रही है, उसकी कुंडली में कुछ भी महादशा चल रही हो, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आप उसे उठा के अलग रख दीजिए। आपको उस पर विचार ही नहीं करना है। और आगे जब आप इस पर काम करेंगे, जो मैं आपको 7 टेक्निक अलग अलग एपिसोड में बताऊंगा, आप देखेंगे कि हर टेक्निक जो है विंशोत्तरी महादशा वाले ही गुण परिणाम देगी और उससे आगे जाके परिणाम देगी। क्योंकि विंशोत्तरी महादशा में क्या होता है कि 20 साल की दशा है और उसका जो कई बार अंतर आता है वो 3.5 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, बड़े बड़े 3-3 साल के। और ये जो है ये क्या बता रहा है, ये आपका करंट टाइम बता रहा है, आपका 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपका क्या होने वाला है, वो आपके ग्रह किस तरह से कह रहे हैं, उनका जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से सिग्निफिकेटर उसके निकल के आए हैं, इस तरह से आप उनमें बता सकते हैं। तो आपको इसमें करना ये है कि जो महादशा का ग्रह है, आप उस ग्रह को देखिए, वह ग्रह किस राशि में बैठा है उस पर विचार करिए और किस हाउस में बैठा है। नेटिव ने जो प्रश्न किया है आपसे, क्या जो महादशा का जो ग्रह है क्या वो उसे कहीं वेरीफाई कर रहा है, कहीं उसे रिलेट कर रहा है, कहीं उसका रिलेशन बनना है उसके सवाल से, आप जो महादशा के ग्रह को देख रहे हैं। मैं अंतरदशा की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अंतरदशा में आप जाएंगे तो बहुत टाइम स्पान बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने के भी, अब छोटी महादशा आएंगी तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने की आएंगी, उसमें तो और पिन पॉइंट आप बता सकेंगे। मैं महादशा की बात कर रहा हूँ। महादशा में भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपको वह ग्रह देखना है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, वो प्लेनेट कौन सा है, आप मेंटली या उसके कारक आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अब जैसे सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के जो बाकी के 5 ग्रह हैं उन सबकी 2-2 राशियाँ हैं, तो उनकी दूसरी राशियाँ भी देख लीजिए वो क्या कह रही हैं। इनके साथ में कोई ग्रह है तो आप उस ग्रह को भी देख लीजिए, ठीक है, कि उसके साथ में कोई ग्रह बैठा है या उसे कोई ग्रह देख रहा है, उसकी दृष्टियाँ किस तरह की हैं, ये सब आपको देखना है। और उसका जो युतियाँ हैं, युति को ज़रूर देखिए, दृष्टि है दृष्टि को देखिए, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और देखने के साथ आपको एक चीज़ और याद करनी है, क्योंकि हम पाराशरी में क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो पाराशरी में काम कर रहे हैं कि जो ग्रह एक ही हाउस में होते हैं हम उसे युति मानते हैं। मान लीजिए किसी के लगन में 2 ग्रह हैं तो हम कहेंगे जी इन ग्रहों की युति है, 3 ग्रह है तो इन ग्रहों की युति है, उससे आगे नहीं बढ़ते। युतियाँ इससे आगे भी हैं। अब मान लीजिए किसी के लग्न में 2 ग्रह बैठे हैं या एक ग्रह बैठा है और एक प्लैनेट उसके 2nd हाउस में बैठा है, तो नाड़ी ज्योतिष कहती है कि ये भी युति है, ठीक है। जो 2nd हाउस में ग्रह बैठा है, क्योंकि जब उसका प्रोग्रेशन होगा तो वो 2nd हाउस में ही जाएगा, तो जो 2nd हाउस में कोई प्लैनेट है तो वो भी एक युति है। उसमें चाहे 2 ग्रह हो, 3 हो, और लग्न में भी आपके 1-2 ग्रह हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सबके अलग अलग है। और ऐसा नहीं होता है कि जब ग्रह एक से ज़्यादा हो जाते हैं, पाराशरी में एक चीज़ और होती है, मतलब पाराशरी पर जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो 4 ग्रह कहीं एक साथ बैठे हैं, तो कई लोग तो कह देते हैं कि जी ये षड्यंत्र कर रहे हैं। भाई आप ये भी कह सकते हैं कि मीटिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र का मतलब क्या है इसमें। तो वो सभी ग्रह का रिजल्ट मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई मिक्स हो के कोई एक नई चीज़ वो आ रही है, नया कोई फ्लेवर आ रहा है, वो अपना अपना ही फ्लेवर दे रहे हैं, उनका अपना जो फ्लेवर है, उनके अपने जो करेक्टर है,
अपनी जो उनकी आदत है उसी के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। वो दो ग्रह मिलकर क्या करेंगे, इसको आप बहुत अच्छी तरह से इस फ्लेवर को बना सकते हैं। कब? जब आपको कारक आते हो, आपको साइन के कारक, राशि के कारक, प्लैनेट के कारक और हाउस के कारक जब आप जानते हैं तो आप हर ग्रह का अलग अलग और साथ में मिलके भी आप एक बहुत अच्छा प्रोडिक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि यदि किसी के जिस हाउस में कोई एक प्लैनेट है उसके अगले हाउस में भी प्लैनेट है तो उनमें युति है। इसी तरह से जिस हाउस में प्लैनेट है और उसके 12वें भाव में भी, उसके पिछले वाले हाउस में भी यदि कोई प्लैनेट है तो ये भी एक युति है। तो मान लीजिए किसी के 12वें भाव से, मान लीजिए किसी के तीसरे भाव में कोई प्लैनेट है और चौथे में है तो वो तो एक युति है ही है। लेकिन यदि दूसरे भाव में यदि कोई प्लैनेट है तो वो भी युति है। तो क्या होगा, इसके दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों भावों की युति हो गई। अब आपको जो प्रोटेक्शन करना है, तो जब दूसरा भाव एक्टिवेट होगा तो वो अकेला एक्टिवेट नहीं होगा, वो सेकंड हाउस भी एक्टिवेट होगा और थर्ड हाउस भी एक्टिवेट होगा और फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपको जो है निकालना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और इसी के साथ में आपको एक चीज़ और करनी है कि हर ग्रह, जो एक ग्रह एक्टिवेट होगा वो अपने साथ ट्राइन वाले जो ग्रह हैं उनको भी एक्टिवेट करेगा। मान लीजिए चौथे भाव में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है और कोई ग्रह अष्टम में है, तो आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि जी 8वें घर का ग्रह बड़ा खराब है, ये 8वें घर में है, ये चौथे से मतलब वो लग्न से 8वां है। इस बात को याद रखिए, वो चौथे से 8वां नहीं है और चौथे से वो 5वां है। तो 1-5-9 की जो दृष्टि है वो 1-5-9 की दृष्टि पे आपको ध्यान रखना है। यदि कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके यदि 1-5-9 में कोई यदि प्लैनेट है तो वह एक्टिवेट होगा, और यदि आप उसे दृष्टि में लेते हैं तो वो 100% दृष्टि डालेगा। उसी तरह से यदि कोई प्लैनेट 7 उसके सामने बैठा है, कोई 7वें भाव में है, तो वह भी एक्टिवेट होगा। उस तरह से आपको उसे देखना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप उस प्लैनेट को लेंगे जो महादशा का प्लैनेट है, वह किस राशि में है, किस हाउस में है, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। वह किसके साथ युति बन रही है, किसके साथ संबंध बना रहा है, किसके साथ कंजॉइंट है, वो आपको देखना है। और उसके ट्राइन में कितने हैं, कोई ग्रह है क्या। 1-5-9 हो गया, उसी तरह से 3-3-11 हो गया, 7 हो गया, है ना, 2-6-10 हो गया, ये सब ट्राइन है। तो इनमें जो ग्रह आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये अलग चीज़ है कि कोई मतलब 3-11 में है, कोई तीसरे भाव में है या 11वें भाव में यदि कोई प्लैनेट है तो उसका असर थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा अपना कम रिजल्ट देगा, लेकिन रिजल्ट तो देगा, उसका फ्लेवर तो उसका आएगा। तो ये हमें देखना है। इस तरह से करने से आप देखेंगे कि आप बहुत सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब मैं आपको एक कुंडली, जो ये स्लाइड आई है, ये एक बच्ची की स्लाइड है। इसका जन्म 10 जनवरी 1999 को हुआ है, सुबह 9:36 पर रेनीकूट में हुआ है। इस बच्ची का सवाल ये है कि क्या ये हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकती है, ये इसने सवाल किया है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 जनवरी 1999 को, अभी इसका क्या 24वां साल चल रहा है। ये 23 साल की 10 जनवरी 2022 को पूरा हो गया इसका, और अब ये 24वें साल में है। अब आप 24वें साल में, जो मैंने आपको पहले जो स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको महादशाओं का समय बताया है, उसके हिसाब से जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो शनि की 6 साल चले गए, शनि के 6 साल प्लस राहु के 6 साल प्लस केतु के 6 साल प्लस गुरु के केतु के 3 साल प्लस गुरु के 6 साल, सूर्य के 2 और चंद्रमा का 1। इस समय इसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। ठीक है, अब ये चंद्रमा इस चार्ट में कहाँ है, चंद्रमा इस चार्ट पर तुला राशि का 9वें भाव में बैठा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि ये मून जिस राशि में प्लेस्ड है वो तुला है, लिब्रा, उसका स्वामी देखिए कहाँ बैठा है, वो 12th हाउस में बैठा है। ठीक है, और 12th में मून है और वहाँ केतु है, और वो शुक्र है और केतु है।
और शुक्र किस राशि में बैठा है? मकर राशि में। और मकर राशि का स्वामी क्या है? शनि, तीसरे भाव में। तो अब जब आप इसे हाउस ग्रुपिंग करेंगे तो आप क्या देखेंगे? 3, 9, 12। सवाल क्या किया जा रहा है? क्या ये लड़की ये पूछ रही है कि क्या मैं हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकती हूँ? क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? क्या मुझे देखना चाहिए कि उसे कहीं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए? ये उसका सवाल है। अब जो 9th हाउस है वो ऑलरेडी हायर एजुकेशन का है। 9th हाउस जो है लंबी यात्रा का भी है, 7 सीज है ना, हवाई यात्राओं का भी है। ये जब लेयर आएंगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें बहुत सारी लेयर हैं कि ये भी देखा जाता है कि वो शिप से यात्रा होगी, है ना, या बाई एयर यात्रा होगी, या कैसे यात्रा होगी। और एजुकेशन आदि, हायर एजुकेशन में भी एजुकेशन जो लेने जा रही है वो किस तरह की एजुकेशन लेने का वो प्रयास कर रही है, किस तरह की एजुकेशन लेगी। ये बहुत सारी लेयर हैं, वो एक आगे की चीज़ है। अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो सवाल किया गया है क्या वह सवाल यहाँ रिलेट हो रहा है जो टाइम चल रहा है। तो टाइम देखिए, उसकी जो है मून की महादशा चल रही है। और चंद्रमा खुद यात्राओं का कारक है। चंद्रमा भी तो यात्राओं का कारक है। और चंद्रमा क्या कह रहा है? 9th हाउस में है। और जो उसका स्वामी है, उसकी राशि का स्वामी, वो 12th हाउस में है, जो एब्रॉड के लिए बोलता है। ठीक है। और शनि जो है तीसरा क्या है? अपना घर छोड़ना। 9th हाउस लंबी यात्रा और 12th हाउस एब्रॉड। तो इससे साबित हो रहा है कि ये इसने जो सवाल किया है, ये सवाल इसके मन में, इसके सबकॉन्शियस में बहुत गहरा है। ये वाकई इसके लिए प्रयास कर रही है और ये अपने प्रयासों में सफल होगी। ये हम इसको आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। सिर्फ आपको ये पता था कि कारक क्या हैं, हाउसेज के कारक क्या हैं, साइंस के कारक क्या हैं, और प्लेस जो हाउस है, जो प्लेनेट है, उसके कारक क्या है। ऑलरेडी जो चंद्रमा है वो यात्रा का कारक है। अब आप देखिए वो क्या है? शनि उसके तीसरे भाव में है। आप देखिए शनि क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है, लर्निंग भी है ना, वहाँ से देख रहा है। और एक चीज़, आप जब आप दृष्टि में देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है ना। आप इससे एक बात और एडवांस में ही कही जा सकती है कि जो इसका गुरु बैठा हुआ है लग्न में, वहाँ से जो 11वां भाव है वहाँ बुध बैठा हुआ है। तो 11वां भाव क्या है? स्कॉलरशिप है। तो इसे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, ये बड़ी आसान टेक्निक है। और इस टेक्निक को आप किसी भी कुंडली पर लगा सकते हैं, किसी भी कुंडली पर। वो चाहे आगे का सवाल कर रहा हो या आज का सवाल हो, उसका करंट टाइम दशा के बारे में हो, या वो 2 साल के बारे बाद की पूछना चाहे, 4 साल के बाद का पूछना चाहे, और पिछला भी आप निकाल सकते हैं। तो इस टेक्निक को बड़ी आसानी से ये काम करती है, बहुत अच्छी तरह से काम करती है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जिस पैटर्न पे आप अभी तक काम करते चले आ रहे हैं, पाराशरी में या किसी और पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप सिंपली आप बेसिक्स देखिए, प्लैनेट के बेसिक्स देखिए, साइंस के बेसिक्स देखिए, हाउसेज के कारक क्या हैं वो देखिए, और इनका प्लेसमेंट देख लीजिए। आप देखिए जैसे केपी में होता है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष में क्या है? उसमें हाउस ग्रुपिंग में ग्रह कुछ भी कह रहे हो, उनमें तो वो चीज़ें ज़्यादा पिन पॉइंट हम चले जाते हैं, लेकिन हाउस ही बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। और केपी में ग्रहों का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, वो सिर्फ हाउस को देखते हैं कि यदि 2, 5, 8, 10 है तो क्या होगा। वो जो केपी एस्ट्रोलॉजर है वो 2, 5, 8, 10 हाउस एज को ही एक डिकोड करके आपको बताते हैं कि ये घटना तब होगी, ये घटना क्या होगी। इसमें भी आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, आपको अप्लाई करना है। आपको एक छोटी सी चीज़ है, बड़ी सरल सी चीज़ है, और आप उसे आराम से बता सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि नेटिव का कोई और सवाल है तो आप उसको भी इसमें देख सकते हैं। तो आज की ये पहली टेक्निक रही जो मैंने आपको बताई है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी टेक्निक पर बताएंगे और इसी चार्ट पर काम करेंगे। जो 7 टेक्निक हम आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 7 टेक्निक ऐसी हैं जो करंट टाइम की और बहुत ही प्रिसाइज होकर, बहुत ही पिन पॉइंट होकर जो आपको बता सकती हैं, वो हर टेक्निक में आपको यही फ्लेवर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी और टेक्निक पे, किसी और दशा पे काम करेंगे तो उसमें चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें। जो चीज़ें हमें विंशोत्तरी से नहीं मिल रही थी, अब इस कुंडली में हम विंशोत्तरी पे भी काम करेंगे लास्ट में। ऐसा नहीं है, हम ये भी देखेंगे कि विंशोत्तरी दशा क्या कह रही है, कितना कह रही थी, और वो जाने के लिए उतना
पिन पॉइंट तरीके से बता रही है या नहीं बता रही है, ये भी हम इसमें देखेंगे। और ये जो ये बाकायदा मैंने इसका एक कोर्स बनाया है। ये एक नया कोर्स है, बहुत छोटा कोर्स है। इसकी मतलब 10 क्लासेज में, 8 या 10 क्लासेज में ये कोर्स किया जा सकता है और आसानी से आप मतलब कुंडली देखना सीख सकते हैं। ना केवल सीख सकते हैं बल्कि आप नेटिव को, जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। अब देखिए, संभावनाओं वाली बात अलग है। संभावना बताने वाले तो जोशियों की एक बहुत लंबी जमात है कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, हाँ जी ऐसा हो सकता है। और कई बार नेटिव सवाल ना करें तो क्या आप जो जवाब नहीं दे सकते। आप देखिए, जो उसकी करंट महादशा चल रही है उस महादशा को देखिए, और वो देखिए कि उसके और वो किन के साथ कंजॉइंट है, कहाँ का मतलब युति बन रही है, किन किन भावों का है, और आप बता सकते हैं कि इसके साथ ये होगा। और ये ही एक जो कहने का तरीका है वो यही होना चाहिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये नहीं कि ऐसा हो सकता है। उस संभावना वाली चीज़ों में फिर आप भी मतलब उसी तरह से कॉमन माने जाएंगे। तो ये कोर्स मैं जो शुरू कर रहा हूँ, अभी जल्दी शुरू कर रहा हूँ, मैंने अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं की है। आप यदि ये कोर्स करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको फिर एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा और उस मोबाइल पर आप बात करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये 10 क्लासों का, 8 या 10 क्लासों का है और ये पूरी टेक्निक तो यही है। इसके आगे और क्या, इसकी कितनी लेयर हैं, इसमें बहुत सारी लेयर हैं। और इसी टेक्निक से, सिर्फ इसी से ही, ना केवल आप इन्हीं भावों के बारे में जो पूछे गए हैं, इसके अलावा आगे और क्या होगा अंतरदशा के हिसाब से या आगे और दशाओं के हिसाब से। और इसकी मतलब ऐसा ही नहीं है, वो आप बता सकते हैं। और हर ग्रह की जो एक्टिवेशन एज होती है, वो एक्टिवेशन एज के हिसाब से भी आप जो बता सकते हैं। लेकिन वो आगे की लेयर है, आगे की बातें हैं। वो बात जब कोर्स शुरू होगा तब करेंगे। तब तक के लिए जय बाबा की।